नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम रस निष्पत्ति संबंधी आचार्य शंकुक की धारणाओं से परिचित होंगे और इस समूचे व्याख्यान में पहले तो हम श्री शंकुक की रस निष्पत्ति विषयक धारणा को जानेंगे, फिर उनकी जो रस निष्पत्ति विषयक धारणा है जिसे अनुमितिवाद कहते हैं उसके वैशिष्ट्य से परिचित होंगे और आज के इस व्याख्यान के आखिरी हिस्से में अनुमितिवाद की क्या सीमाएं हैं इसे भी जानेंगे। रस निष्पत्ति संबंधी दूसरे प्रमुख व्याख्याकार हैं श्री शंकुक। रस सूत्र के दूसरे प्रमुख व्याख्याता श्री शंकुक हैं। श्री शंकुक भी भट्ट लुल्लट के समान ही हमारे लिए केवल नाम शेष हैं। इनके मत से संबद्ध कुछ उद्धरण अभिनव भारती में, कुछ ध्वन्यालोक लोचन में और एक उद्धरण काव्य प्रकाश में मिलता है। इस कारण से मैंने बताया कि श्री शंकुक केवल नाम शेष हैं, क्योंकि इनके किसी ग्रंथ को हम अब तक ढूंढ नहीं सके हैं। स्वतंत्र रूप से इनका ग्रंथ, या आचार्यों ने बाद में यह कहा कि शंकुक ने नाट्यशास्त्र की कोई टीका लिखी होगी, तो वह टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। केवल जिस तरह से भट्ट लुल्लट के बारे में परवर्ती आचार्यों के यहाँ मिलने वाले उद्धरणों से ही हमें उनकी धारणा का पता चलता है, उसी तरह से श्री शंकुक की रस निष्पत्ति विषयक धारणा का भी पता हमें परवर्ती आचार्यों, विशेषकर अभिनव गुप्त और मम्मट के यहाँ मिलने वाले उद्धरणों से ही चलता है। शंकुक का रस निष्पत्ति विषयक मत न्याय शास्त्रानुमोदित है। न्याय शास्त्र के अनुमान प्रमाण आधारित सिद्धांत में यह कहा गया कि पहले देखी गई किसी वस्तु का किसी समय, पहले यदि हमने कोई वस्तु देख रखी है तो बाद के किसी समय साक्षात न देखकर भी उससे साहचर्य रखने वाली किसी अन्य वस्तु को देखकर भी ज्ञान प्राप्त होता है। यदि हमने पहले एक फल विशेष जिसे आम कहते हैं वह देख रखा है, तो बाद में किसी समय यदि वही आम उपलब्ध नहीं है पर उससे साहचर्य रखने वाला फल दूसरे आकार का है वहाँ, तो हम पहले देखी गई वस्तु के आधार पर, अनुमान के आधार पर यह ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि यह वस्तु भी आम ही है। इसे ही न्याय शास्त्र का अनुमान प्रमाण कहते हैं। शंकुक के मत से रस सूत्र में संयोग का अर्थ हुआ अनुमाप्य अनुमापक संबंध, और निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति या अनुमान है। यह कहते हैं शंकुक कि सामाजिक या दर्शक अभिनेताओं में दुष्यंत आदि की अभिन्नता का अनुभव करते हुए नाटक के पात्रों में विभाव आदि के द्वारा दुष्यंत आदि का अनुमान कर लेते हैं। हम अनुमान से समझ लेते हैं कि यह भी दुष्यंत ही है। मूल जो ज्ञान का साधन है वह अनुमान प्रमाण हुआ। तो लुल्लट कहते हैं कि दुष्यंत आदि की अभिन्नता का अनुभव करते हुए दर्शक अभिनेताओं में भी दुष्यंत आदि का अनुमान कर लेता है। यह अनुमान है, न कि आरोप। लुल्लट ने कहा था कि दर्शक आरोप कर लेते हैं, पर शंकुक कहते हैं कि नहीं, यह अनुमान है। और फिर कहते हैं कि सामाजिकों को यही अनुमिति ज्ञान रसबोध का कारण बनती है। सामाजिक भी रसबोध करते हैं तो इस अनुमान से ही। अब इसे समझने की चेष्टा करते हैं। यह जो शंकुक का अनुमान है वह न्याय शास्त्र अनुमोदित है। अभी मैंने बताया यह अनुमिति ज्ञान
न्याय शास्त्र में 4 तरह के ज्ञान बताए गए हैं, ज्ञान के साधन बताए गए हैं। एक को कहा गया सम्यक ज्ञान, एक है मिथ्या ज्ञान, तीसरा है संशय ज्ञान और चौथा है सादृश्य ज्ञान। पर शंकुक कहते हैं कि यह जो अनुमित ज्ञान है यह इन चारों से विलक्षण है, क्योंकि यह चित्र तुरंग न्याय से होता है और रसपूर्ण होता है। चित्र तुरंग न्याय, चित्र में अंकित घोड़े को देखकर भी हम उसे घोड़ा ही कहते हैं, यह चित्र तुरंग न्याय कहलाता है। इसी चित्र तुरंग न्याय से यह जो अनुमित ज्ञान है वह बाकी 4 प्रकार के ज्ञानों से विलक्षण है और रसपूर्ण भी है। चित्र का जो घोड़ा है वह वास्तव में घोड़ा नहीं है, हम उसकी सवारी नहीं कर सकते, हम उसको दाना नहीं खिला सकते, हम उसको नहला नहीं सकते, क्योंकि वह वास्तव घोड़ा है ही नहीं, चित्र में है। पर फिर भी हम किसी को वह चित्र दिखाकर कहें कि इसमें क्या है, तो वह छूटते ही कहेगा कि यह घोड़ा है, यह नहीं कहेगा कि यह घोड़े का चित्र है। चित्र में है घोड़ा पर हम उसे घोड़ा ही कहते हैं, घोड़ा ही मानते हैं। तो शंकुक कहते हैं कि चित्र का घोड़ा यथार्थ में घोड़ा नहीं होता, फिर भी वह घोड़ा मान लिया जाता है। इसी तरह जो नट है, अभिनेता है, अनुकर्ता है, वह यथार्थ में तो दुष्यंत नहीं है, वह यथार्थ में शकुंतला नहीं है, रामलीला में अभिनय करने वाला यथार्थ में राम नहीं है, फिर भी हम उसे उसी चित्र तुरंग न्याय से दुष्यंत समझ लेते हैं। हम यह नहीं समझते उस समय जितनी देर वह अभिनय करता है कि असल में उस अभिनेता का नाम क्या है, हम यही कहते हैं कि दुष्यंत है वह। तो यह चित्र तुरंग न्याय का अर्थ है। अब ये जो 4 तरह के ज्ञान हैं, तो जब हम कहते हैं कि यह राम नहीं है या हम कहें कि यह राम है, निश्चय पूर्वक जब हम ऐसा कहते हैं तो इस प्रकार की प्रतीति को ही सम्यक प्रतीति कहा गया है, सम्यक ज्ञान कहा गया है। पर बहुधा हम यह कहते हैं कि यह राम नहीं है। तो यह राम नहीं है जब हम ऐसा कहते हैं तो ठीक ऐसा कहने के बाद ही सुनने वाला और कहने वाला दोनों यह समझता है कि यह राम है, यह राम नहीं है, इसका मतलब कोई और है जो राम है। इस प्रकार की प्रतीति को ही मिथ्या प्रतीति कहते हैं। जब हमें मालूम हो कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह राम नहीं है और उसमें बाधा उपस्थित हो, यह कैसे कहा जा सकता है, यह तो राम है, तो यह मिथ्या प्रतीति हुई। पर जब तय न किया जा सके यह राम है या राम नहीं है, तो इस प्रकार की प्रतीति को संशय प्रतीति कहते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम कहते हैं कि यह राम जैसा है, ऐसी प्रतीति को सादृश्य प्रतीति कहा गया। और ये ही ज्ञान के 4 प्रमाण माने गए हैं। अनुमान प्रमाण से अलग जो सम्यक ज्ञान है, मिथ्या है, संशय है और सादृश्य से मिलने वाला ज्ञान है, उन चारों में अलग प्रकृति होती है। पर अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान हम पाते हैं, शंकुक कहते हैं, वह थोड़ा भिन्न होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इन चारों प्रकार के ज्ञानों से विलक्षण प्रतीति द्वारा चित्र तुरंग न्याय से नट में, यह जानते हुए भी कि यह नट है, हम यह नहीं कहते कि यह नट है, हम यही कहते हैं कि यह राम है, ऐसी प्रतीति हो जाना ही अनुमान प्रमाण की विलक्षणता है। अब यह जो शंकुक का उदाहरण है चित्र तुरंग न्याय, तो आपके सम्मुख चित्र में एक घोड़ा है। इस घोड़े को आप देखें तो चित्र में बने हुए इस घोड़े को, इस अश्व के बारे में
हम न तो यह कह सकते हैं कि यह सचमुच का घोड़ा है, यदि सचमुच का घोड़ा है तो इसकी सवारी करें, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि यह सचमुच का घोड़ा है। पर यह भी नहीं कह सकते हैं कि यह घोड़ा नहीं है, क्योंकि यह घोड़ा जैसा है, यह घोड़ा है। हम कहते तो यही हैं कि यह घोड़ा है। चित्र में देखकर आम को हम कहते हैं कि यह आम है। मेरी ही यदि छवि आप देखें तो आप कहेंगे मेरा नाम लेकर कि यह अमुक है। तो यह घोड़ा नहीं है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। और हम संशय भी नहीं कर सकते कि यह घोड़ा है या कुछ और है, क्योंकि चित्र तो घोड़ा का ही है। पर यह भी नहीं हम कह सकते कि यह घोड़े से मिलता जुलता कोई और प्राणी है। यानी यहाँ ये चारों व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं ज्ञान के साधन। न तो यहाँ सम्यक ज्ञान हो रहा है कि यह वास्तविक घोड़ा तो नहीं है, न मिथ्या ज्ञान हो रहा है, यह घोड़ा तो नहीं है पर है तो घोड़ा ही। पर संशय भी नहीं है कि यह घोड़ा है कि नहीं है। और जो चौथा है सादृश्य, यह घोड़े जैसा ही कुछ और है, तो वह भी यहाँ नहीं है, क्योंकि यह है तो घोड़ा ही, घोड़े जैसा नहीं है। तो इस तरह से यह जो चित्र तुरंग न्याय से ज्ञान हमें मिल रहा है वह सम्यक नहीं है, वह मिथ्या नहीं है, वह संशय नहीं है, वह सादृश्य आधारित भी नहीं है। तो क्या है? हम किस प्रमाण से उसे घोड़ा कहते हैं? तो वह अनुमान प्रमाण है। और संकुक कहते हैं कि यही कलात्मक प्रतीति है जो सम्यक, मिथ्या, संशय और सादृश्य इन चारों प्रकार की सांसारिक प्रतीतियों से भिन्न है। ये जो चार तरह की लौकिक प्रतीतियां हैं, लौकिक ज्ञान है, उससे भिन्न अर्थ निकल रहा है, उससे भिन्न ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। यही कलात्मक ज्ञान है, यही कलात्मक बोध है, यही कलात्मक प्रतीति है। अब ऐसा होता कैसे है? कैसे हम चित्र में बने हुए घोड़े को घोड़ा समझ लेते हैं? यदि कोई कुशल चित्रकार न हो तो क्या उसके बनाए हुए घोड़े को भी हम घोड़ा कहेंगे? यदि उसने चित्र ठीक से नहीं बनाया है तो तब तो हम नहीं कहेंगे। उसी तरह से संकुक कहते हैं कि शिक्षा और अभ्यास के कारण अभिनेता अपने अभिनय में ऐसा तन्मय हो जाता है कि उसे ऐसा भान ही नहीं होता कि मैं किसी का अनुकरण कर रहा हूं। डूब जाता है वह अभिनय के काल में, वह भूल जाता है कि असल में वह कौन है। उसे केवल इतना याद रहता है, उसे केवल इतनी प्रतीति होती है कि वह मूल ऐतिहासिक चरित्र हो गया है, वह अनुकरण कर रहा है, ऐसा बोध छूट जाता है। वह अपने मन से दुष्यंत ही बन जाता है और दुष्यंत की सारी अवस्थाओं को अपने में अनुभव करने लगता है। फिर वह अपने कार्य कौशल, अभिनय कौशल से ऐसा प्रकट करता है कि कृत्रिम होने पर भी अनुभाव आदि सत्य प्रतीत होने लगते हैं और उन्हीं के द्वारा सामाजिकों को भी उनमें रति भाव आदि का अनुमान होने लगता है। ये जो अनुकर्ता है, संकुक कह रहे हैं कि वह अभिनय के दौरान इतना डूब जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि स्वयं भूल जाता है कि वह अनुकरण कर रहा है। तो जब उसे ही इस बात का बोध नहीं है कि वह अनुकरण कर रहा है, इसका मतलब वह अनुकरण से ऊपर की स्थिति आ गई। अब वह असल दुष्यंत अपने को समझ रहा है और असल दुष्यंत के रूप में दर्शक के सामने उसी दुष्यंत को उपस्थित कर पाने में समर्थ है। अब दर्शक मंच पर किसी अभिनेता को नहीं देख रहा है, वह असल दुष्यंत को देख रहा है। वह भी यह भूल जाता है कि वह किसी अभिनेता को देख रहा है। तो यह जो अभिनय कुशलता है, कार्य कुशलता है, उसके कारण कृत्रिम होने पर भी जो सामाजिक हैं, दर्शक हैं, वह
नटों में रति आदि भावों का अनुमान कर लेते हैं। सामाजिक का यह जो अनुमान है वह नैयायिक अनुमान की तरह नहीं है। जो चर्चा अभी हम कर रहे थे कि यह अनुमान विलक्षण है, विशिष्ट है, थोड़ा बढ़कर है, क्योंकि यह रसपूर्ण है और सामाजिक को स्वयं भी रसानुभव होने लगता है। संकुक के अनुसार रस की उत्पत्ति नहीं होती, उसका अनुमान किया जाता है। और यह अनुमान करता कौन है? यह सामाजिक करता है, दर्शक करता है, सहृदय करता है। इस तरह सामाजिक की सत्ता को मान्यता देकर शंकुक ने कहा कि उसको ही रसबोध होता है या रस की प्रतीति होती है। वह अभिनेताओं को ही राम सीता मानकर नाटकीय पात्रों के साथ उसकी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है। जब बहुत कुशल अभिनेता होता है तो उसके उस कुशल अभिनय को भले ही हम टेलीविजन पर देख रहे होते हैं, पर ऐसे लोग भी हैं जो टेलीविजन के पर्दे पर दिख रहे दृश्य में राम और सीता आदि को देखकर उन्हें ही असल राम समझ लेते हैं और उनके प्रति उनके मन में वैसी ही भावना उत्पन्न होती है। तो यह अनुमान का विषय है शंकुक के अनुसार। इसलिए शंकुक की रस निष्पत्ति संबंधी धारणा को अनुमितिवाद कहते हैं। शंकुक भी रस की स्थिति दुष्यंत आदि ऐतिहासिक पात्रों में ही मानते हैं, किंतु लोल्लट की तरह सामाजिक को एकदम सामाजिक में रस है ही नहीं यह भी नहीं मानते। सामाजिक में रस का सर्वथा अभाव जो लोल्लट की धारणा थी, यह शंकुक को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए उनके यहाँ रस की स्थिति में यह कहा जा सकता है कि वह अनुकार्य में अनुमानतः सिद्ध मानते हैं और सामाजिक में भी उसकी स्थिति को स्वीकार करते हैं। उनके व्याख्या की संज्ञा को अनुमितिवाद कहा गया है और जो दर्शन है उनका वह भारतीय दर्शन परंपरा के न्याय शास्त्र अनुमोदित है। संयोग का अर्थ उनके यहाँ अनुकारक अनुकार्य और अनुमापक अनुमाप्य संबंध है और निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति है। शंकुक ने स्थायी के साथ विभाव आदि के संबंध पर विचार करते हुए विभाव को कारण, अनुभाव को कार्य और संचारी को सहकारी के रूप में माना है। स्थायी के साथ विभाव कारण है, अनुभाव कार्य है और संचारी भाव सहकारी है। शंकुक का मानना है कि विभावों के द्वारा विभावों का काव्य के द्वारा, शंकुक का मानना है कि विभावों का काव्य के द्वारा, अनुभावों का शिक्षा के द्वारा और व्यभिचारी भावों का अपने कृत्रिम अनुभावों के अर्जन द्वारा ही रस का अनुसंधान होता है। सामाजिक को रस प्रतीति अभिनेताओं के अभिनय द्वारा होती है। इसी प्रक्रिया को भट्ट लोल्लट ने सामाजिक द्वारा तदरूपतानुसंधान यानी अनुकार्यों के अनुरूप अभिनय का अन्वीक्षण कहा, तो शंकुक ने इसे अनुकृति के माध्यम से अनुमिति कहा है। तद्रूपता का अर्थ अनुकृति है और अनुसंधान का अर्थ अनुमिति है। यह कहा शंकुक ने, और यह बहुत ही विचारणीय है कि जिस प्रकार अंगों द्वारा किया गया अभिनय आंगिक कहलाता है, अंग नहीं, उस अभिनय को हम आंगिक अभिनय कहते हैं। उसी प्रकार वाणी नहीं बल्कि वाणी द्वारा किया जाने वाला अभिनय वाचिक कहलाएगा। शंकुक ने यह स्पष्ट किया कि रस सूत्र की व्याख्या दो दृष्टियों से होगी। इसलिए उनके यहाँ संयोग के जो दो अर्थ हैं,
अनुकारक अनुकार्य संबंध और अनुमापक अनुमाप्य संबंध, उसकी व्याख्या उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि रस सूत्र की व्याख्या की दो दृष्टियां होंगी। एक दृष्टि तो नट की तरफ से होगी, नट की दृष्टि से विभावानुभाव व्यभिचार अनुकारक अनुकार्य संबंधात रस निष्पत्ति, और सामाजिक की दृष्टि से विभावानुभाव व्यभिचारी अनुमापक अनुमाप्य संबंधात रसानुमति। अभिप्राय यह हुआ, शंकुक यह कहना चाहते हैं कि नट की दृष्टि से रस अनुकृत होता है और सामाजिक की दृष्टि से अनुमित। नट की दृष्टि से रस अनुकृत होता है और सामाजिक की दृष्टि से यदि विचार करें तो रस होता है अनुमित। वास्तविक रसानंद प्राप्त होता है अनुकार्य को, यह शंकुक भी मानते हैं, पर यह कहते हैं कि नट का रसानुभव, नट का रसानंद होता है अनुकरण जन्य और सामाजिक का रसानंद होता है अनुमान जन्य। नट जो अभिनय कर रहा है वह अनुकरण जन्य आनंद की उपलब्धि करता है और सामाजिक जो अभिनेता के अभिनय को देख रहा है वह अनुमान जन्य आनंद की उपलब्धि करता है। इस आधार पर यह कहा शंकुक ने कि नट का रसानंद अनुकरण जन्य है और सामाजिक का रसानंद अनुमान जन्य है। नट के रसानंद का माध्यम होता है नट, और आधार जो सामाजिक को रसानंद की प्राप्ति हो रही है, जो सामाजिक अनुमान जन्य आनंद की प्राप्ति कर रही है, तो कैसे, किस पर आधारित होकर? तो कहा कि सामाजिक के आनंद का आधार नट है और नट का आधार है कुशल अभिनय और निपुण अभिनय। शंकुक की यह जो अनुमिति विषयक धारणा है उसकी अपनी कुछ मौलिक विशिष्टताएं हैं। शंकुक के मत से रस नाट्यगत भाव की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं, उसकी अनुकृत अनुभूति है। अनुकरण को आज की भाषा में जिस तरह से हम समझते हैं, यानी आजकल उसे कलात्मक पुनः सृजन कहा गया है, तो अनुकरण को यदि कलात्मक पुनः सृजन के रूप में स्वीकार किया जाए तो इसका महत्व सिद्ध होता है। अनुकार्य में शंकुक का मत है कि अनुकार्य के मत में शंकुक यह समझते हैं कि नाटक में अनुकार्य का तात्पर्य है कवि निबद्ध चरित्र। कवि ने जो चरित्र उपस्थित किया है वही अनुकार्य है, ऐतिहासिक चरित्र नहीं। यह मूल पात्र न होकर मूल पात्र के आधार पर सर्वथा कवि निर्मित पात्र होता है। वाल्मीकि के राम अनुकार्य हैं शंकुक के मत में, दशरथ नंदन नहीं। दशरथ सुत राम मूल पात्र हैं, पर कवि ने अपनी रचना में जिस पात्र को उपस्थित किया है, शंकुक का मत है कि अनुकार्य उसे ही मानना चाहिए, कवि निबद्ध चरित्र। शंकुक का जो प्रेक्षक है वह सामाजिक है, दर्शक है, वह लोल्लट के प्रेक्षक की तुलना में अधिक क्रियाशील प्रतीत होता है। लोल्लट के द्वारा जो रस की व्याख्या आरंभ की गई थी, उसकी व्यक्तिपरक व्याख्या उसकी सीमा थी, उसको शंकुक ने और अधिक विकसित किया है और उसका मनोवैज्ञानिक आधार भी लोल्लट की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है। शंकुक ने कलात्मक अनुभूति में कृत्रिमता और स्वाभाविकता, वास्तविकता और अवास्तविकता के मिश्रित ज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। जो कलात्मक अनुभूति है वह न तो कृत्रिम है पूरी तरह से, न वास्तविक है पूरी तरह से, वह न अवास्तविक है न वास्तविक है, वह न स्वाभाविक है पूरी तरह से न कृत्रिम है, बल्कि इन दोनों की मिश्रित स्थिति होती है कलात्मक निर्मिति में, कलात्मक अनुभूति में। शंकुक की इस धारणा को बाद में अभिनवगुप्त के गुरु भट्ट तौत और स्वयं अभिनवगुप्त ने खंडित किया। यह कहा कि विभाव आदि के
अनुकरण का बोध इंद्रियों के माध्यम से होता है, किंतु स्थायी भाव के अनुकरण का ज्ञान आत्मा का विषय है, मन का विषय है। अतः मूर्त विभाव आदि के ज्ञान के द्वारा अमूर्त स्थायी भावों की मानसिक प्रतीति की कल्पना युक्ति संगत नहीं है। यह कहा शंकुक ने कि अनुकरण केवल वेशभूषा का ही हो सकता है। शंकुक ने नहीं कहा ऐसा, यह कहा उनके विचारों का खंडन कर रहे भट्ट तौत और अभिनव गुप्त आदि ने कि अनुकरण को यदि हम मान लें तो हमें मानना पड़ेगा कि अनुकरण केवल वेशभूषा का ही हो सकता है, स्थायी भाव का नहीं। स्थायी भाव आत्मा मन का विषय है और अनुकरण केवल हम इंद्रियों द्वारा ग्राह्य बोध का कर सकते हैं। यह भी कहा इन आचार्यों ने, शंकुक पर आक्षेप लगाया कि रस को अनुमान का विषय मानकर शंकुक ने उसकी व्याख्या तर्क शास्त्र के आधार पर की है, न्याय शास्त्र के आधार पर की है। पर रस वह तो भावना का विषय है, हृदय की वृत्ति है, और अनुमान एक प्रकार का बौद्धिक व्यापार है। अतः दोनों में संगति नहीं हो सकती। शंकुक के मत पर यह भी आक्षेप लगाया गया है कि उन्होंने अभिनय तत्व को प्रधान और काव्य तत्व को गौण स्वीकार किया है। इस तरह से अपने इस व्याख्यान में हमने भरत के रस सूत्र के दूसरे प्रमुख व्याख्याता श्री शंकुक की धारणा का परिचय प्राप्त किया है। इसके बाद हम अभिनव गुप्त की रस निष्पत्ति विषयक धारणा, आचार्यों ने श्री शंकुक के इस अनुमितिवाद का खंडन करते हुए इस आधार पर यह कहा कि किसी व्यक्ति में उत्पन्न रसास्वाद को अन्य व्यक्ति अनुमान द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता और किसी भी वस्तु का अनुमान द्वारा प्रत्यक्ष की भांति ज्ञान नहीं होता, नहीं आनंद की ही प्राप्ति होती है। अतः अनुमिति के आधार पर रसास्वादन का उपादन करना असमीचीन है। अनुमान के द्वारा रसानुभूति की कल्पना असंभव है, क्योंकि उसमें मिथ्या के आधार पर सत्य की प्रतीति कराई जाती है, जो असंभव है। यह कहा बाद के आचार्यों ने कि किसी को भोजन करते देख किसी का पेट नहीं भर सकता, उसी तरह आनंद प्रत्यक्ष अनुभव का विषय होता है, अनुमान का नहीं। पर इन दोषों के होते हुए भी श्री शंकुक ने अनेक दृष्टियों से भट्ट लोल्लट के रस विवेचन को आगे बढ़ाकर रस विमर्श को निश्चित दार्शनिक चिंतना से युक्त किया, जो कालांतर में रस दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। धन्यवाद।